हाय एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का मेरी वीकली करंट अफेयर की क्लास में। आई डोंट नो कि कैसे टेक्निकल टीम ने ये वाला जो है इमेज लगा दिया है। माफी चाहूंगा, अध्ययन बैच की क्लास नहीं है ये। दिस इज जस्ट अ क्लास ऑफ लाइक अ वीकली करंट अफेयर वेयर वी डिस्कस द important topic for again upcoming UPSC civil services from the perspective of prelims as well as mains. So these are the you can see my behind, these are the 7 articles which we are going to discuss today in this today's class. So पहला जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है आपका वाइल्ड फायर इन यूरोप। यूरोप में जो जंगल की आग है उसकी घटनाएं जो हैं बढ़ती क्यों जा रही हैं। ऑफ कोर्स आई विल ऑल्सो एड अबाउट इंडिया हेयर। ठीक है, इंडिया के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया में भी वाइल्ड फायर्स लगती हैं। गवर्नमेंट ने अलग अलग स्टेट्स ने क्या क्या उसके लिए मेजर्स लिए हैं। वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। सेकेंड इज फॉरेस्ट गवर्नेंस। क्या होती है फॉरेस्ट गवर्नेंस, क्या बड़ा इशू चल रहा है। स्पेशली छत्तीसगढ़ का यहां पर इशू हमें देखने को मिलेगा, जहां पर छत्तीसगढ़ का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो वहां के जो आदिवासी है उनके राइट्स के अबव जो है अपने राइट्स को ज्यादा दावा दे रहे हैं, तवज्जो दे रहे हैं। दैट्स वाई दिस आर्टिकल इज इन न्यूज। थर्ड आर्टिकल इज रिलेटेड टू द रिन्यूएबल एनर्जी। मतलब कि सरकार ने 2030 में टारगेट रखा था कि 50% ऑफ आवर इलेक्ट्रिसिटी कम फ्रॉम द रिन्यूएबल रिसोर्सेज। 2025 में ही 5 साल पहले ही उसकी सरकार ने प्राप्ति कर ली है। दैट्स वाई दिस आर्टिकल इज इन न्यूज। आईसीसी एंड अफगानिस्तान के जो लीडर्स हैं उनके खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने क्या निकाला है, एक लाइक वी कैन से वारंट निकाला है, अरेस्ट वारंट, ड्यू टू यहां पर जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है स्पेशली वुमेन और बच्चों के साथ। यस, हियर वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट स्टारलिंक, बिकॉज जियो के बाद और एक कंपनी और है उसके बाद ओपन करके कुछ है, आई डोंट नो, अभी मैं भूल गया हूं, बता दूंगा कि स्टारलिंक को हमारे यहां से स्पेशली जो इन स्पेस है जो कि अगेन इसरो की एक बेसिकली एजेंसी है, वहां से इसको स्टारलिंक को अप्रूवल मिल गया। स्टारलिंक के बारे में कार्बन क्रेडिट स्कीम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसके बारे में जानेंगे। लिंग्विस्टिक सेकुलरिज्म क्या होता है, ये महाराष्ट्र के केस में काफी चर्चित है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो लोग मराठी नहीं बोल रहे हैं तो वहां पर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज सपोर्ट कर रही हैं कि केवल महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलो। इस चीज को लेकर काफी विवाद छिड़ा हुआ है। सो वी विल डिस्कस लिंग्विस्टिक सेकुलरिज्म हियर। सो दीज आर द 7 आर्टिकल्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन आवर टुडेज क्लास। ठीक है, दैट यू कैन सी ऑन दिस स्क्रीन। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन कि हम क्या क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट आर्टिकल बिकॉज ऑफ अवर बिकॉज वी हैव अ वेरी लेस टाइम और हमें बहुत सारी चीजें सीखनी है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। चलो, सबसे पहले हाउ क्लाइमेट चेंज इज फ्यूलिंग वाइल्ड फायर इन यूरोप। किस वजह से हो रहा है सब कुछ, क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। आइए सबसे पहले जानते हैं और बताता हूं मैं आपको सारी की सारी चीजें। वाइल्ड फायर का मतलब क्या है, वनाग्नि, वन में अग्नि, या फिर वन में आग लगना। आग मानव जनित हो सकती है या फिर कैसी हो सकती है, मानव जनित के अलावा प्राकृतिक जनित हो सकती है। ठीक है, लाइक इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कि कॉज क्या है, कॉज है स्पेशली राइजिंग इन टेम्परेचर। जैसे आप ये समझो, इसका एक कनेक्शन मैं आपको बना के बताता हूं कि मान लो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, वैश्विक तापन कहते हैं इसको हिंदी में। ग्लोबल वार्मिंग से हो क्या रहा है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है, एवरेज मीन जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अब यहां से अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है तो इसका मतलब कि जो ड्राइनेस है यानी कि सूखा जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है, सूखा बढ़ना या फिर मॉइस्चर का कम होना।
जंगलों में मॉइस्चर का कम होना। अब अगर मॉइस्चर कम हो रहा है, सूखा पड़ रहा है, तो इसके मतलब कि देयर इज अ हाई चांस, देयर इज अ हाई चांस किस चीज के लिए? वाइल्ड फायर के लिए, फॉरेस्ट फायर के लिए, जंगल की आग के लिए। यही यहां पे ये कह रहा है। तो एक रिलेशन आपको बनाना है इस पर। चेंजिंग विंड पैटर्न एंड डेजर्टिफिकेशन, मतलब मरुस्थलीकरण को लगातार, ठीक है, ठीक है, लगातार विंड पैटर्न चेंज हो रहा है, डेजर्टिफिकेशन लगातार बढ़ता जा रहा है। हीट वेव अराइविंग अर्लियर लास्टिंग लॉन्गर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भैया हीट वेव जो है आपकी, हीट वेव अगर आपने देखी होंगी तो बहुत ज्यादा समय तक, बहुत कम, मतलब बहुत तुरंत आ जा रही है और ज्यादा समय तक आ रही है, ज्यादा समय तक आ रही है। दिस इज द रीजन बिहाइंड कि वाइल्ड फायर हो रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या प्रभाव है जी? इसके प्रभाव बड़े सिंपल है, प्रभाव बड़े सिंपल है कि भाई जंगल में आग लगेगी तो CO2 का उत्सर्जन होगा कि नहीं होगा? तो आप कहेंगे कि होगा जी। वहां पर जो बायोडायवर्सिटी है उसका लॉस होगा कि नहीं होगा? फूल पत्ते अलग अलग जड़ी बूटियां जलेंगे कि नहीं जलेंगी? बिल्कुल जलेंगे जी। वहां पर जो एनिमल्स हैं, है ना, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होंगे कि नहीं होंगे? इससे ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? शहरों की ओर वो भागेंगे? आप कहेंगे जी बिल्कुल भागेंगे, बिल्कुल भागेंगे, ठीक है। इसके बाद आप कहेंगे कि सर वहां पर जो सॉइल होगा, मृदा का क्षरण होगा कि नहीं होगा? मृदा का इरोजन होगा कि नहीं होगा? या उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो कम होगी कि नहीं होगी? मृदा की जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होगी कि नहीं होगी? आप कहेंगे कि हां सर बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। तो दीज आर द फैक्टर्स, दीज आर द इफेक्ट्स। इससे डेजर्टिफिकेशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो आप कहेंगे कि हां सर मरुस्थलीकरण भी बढ़ेगा। सर विंड पैटर्न में कोई चेंज आएगा क्या? बिल्कुल। सर उस एरिया में टेम्परेचर बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? मतलब आसपास के क्षेत्र से उस एरिया में जहां पर जंगल में आग लगी है वहां पर भाई ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर होगा कि नहीं होगा? आप कहेंगे होगा। सर हीट वेव के कारण होती है क्या वाइल्ड फायर? ऑफ कोर्स होती है भाई, एक रीजन है, बहुत सारे रीजंस में से एक रीजन है, ठीक है। क्या सॉल्यूशन है? खैर उसकी हम बात आगे करेंगे। यूरोप में क्या इशू है? यूरोप में जंगल में आग क्यों लग रही है? जैसे अभी कुछ दिन पहले मैंने डिस्कस किया था मेरे करंट अफेयर की क्लास में यूएसए का, अब मैं यूरोप का डिस्कस कर रहा हूं। यहां पर एक कॉन्सेप्ट है दैट इज डबल जेट स्ट्रीम, डबल जेट स्ट्रीम। इसकी ये एक मेजर रीजन माना जा रहा है यूरोप में, मेजर रीजन माना जा रहा है यूरोप में। डबल जेट स्ट्रीम में क्या हो रहा है कि जो आपकी जेट स्ट्रीम है वो कुछ इस तरीके से चल रही है। यहां पर ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये आपका हाई प्रेशर वाला एरिया होगा इसके बीच में, है ना। जेट स्ट्रीम कुछ ऐसे चलती है ना, यस और नो। अब यहां पर इन दोनों के बीच में हाई प्रेशर वाला एरिया होता है। हाई प्रेशर वाला एरिया है तो इसका मतलब कि एयर डिसेंड कर रही होंगी, नीचे उतर रही होंगी। इसका मतलब ये एरिया ड्राई होगा, ड्राई होगा। और यहां पर अगर हीट मिल जाए देखने को तो इट इज इजी कि यहां पर फॉरेस्ट फायर हो जाएगा, यस और नो? बिल्कुल निधि, है ना। तो इस वजह से हमें यहां पर स्पेशली देखें तो हमें क्या देखने को मिल रहा है? जंगल में आग देखने को मिल रही है, ठीक है। आफरीन कह रही है कि सर आप हिंदी मीडियम को पढ़ा रहे हैं। आफरीन अगर इतनी इंग्लिश भी नहीं आ रही है ना कि जेट स्ट्रीम को तो जेट स्ट्रीम ही कह रहे हैं और दोहरी जेट स्ट्रीम कह रहे हैं, इतनी हिंदी अगर नहीं आती है तो यूपीएससी छोड़ दो। किसी ने आपसे इस बात की जोर जबरदस्ती नहीं की है कि यूपीएससी आपको करनी है। अगर ये बेसिक इंग्लिश भी नहीं आ रही है ना, बेसिक, तो मैं ये लिख के दे सकता हूं आपको कि आप इंग्लिश कंपलसरी में फेल होने जा रही हैं। तो इससे अच्छा है कि तैयारी ही छोड़ दी जाए, क्योंकि जो बच्चा इंग्लिश और हिंदी कंपलसरी में फेल हो रहा है उससे अच्छा है कि ये यहां पे जो आप इधर उधर की बातें कर रही हैं, इससे अच्छा है कि ये सीख लो। कोई आपको सिखा रहा है तो सीख लो। सीखने का भाव कहां है आफरीन?
ठीक है, इससे अच्छा है छोड़ दो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, ऑप्शन रहेगा। ठीक है, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपको ये हिंदी, बेसिक हिंदी इंग्लिश भी समझ में नहीं आ रही ना, तो कोई सेंस नहीं बनता तैयारी का। अगर आप ये सोचते हैं ना कि आपने आप इस हिंदी के साथ आगे बढ़ के और ये कर लेंगे, हम निकाल लेंगे, तो माफ कीजिएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए अब यहां पर मेडिटेरेनियन सी जो है, यानी कि जो भूमध्य सागर है, भूमध्य सागरीय जलवायु है, और ये जो जलवायु है यहां पर 30 से 45 डिग्री अक्षांश जो है, यहां से देखेंगे तो यहां पर जो है एक कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है ये। यहां पर कठोर मोमी परत और पानी की हानि कम होती है भूमध्य सागर वनस्पति में। सदाबहार झाड़ियां, झाड़ झंकाड़ आदि आमतौर पर पाए जाते हैं। लेकिन गर्म और शुष्क मौसम जब होता है, ठंडी नम सर्दियां होती हैं, तो गर्मी के केस में हम कह सकते हैं कि हाँ, यहां पर हमें यहां पर बहुत सारा लाइक वी कैन से कि फॉरेस्ट फायर का इश्यू देखने को मिल सकता है। बात करते हैं इंडिया की, भारत की। अगर हम भारत की बात करते हैं, इंडिया की अगर हम बात करते हैं, तो इंडिया में सबसे ज्यादा जैसे उत्तराखंड जो है, वहां पर आगजनी की घटनाएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, आगजनी की घटनाएं देखने को मिलती है। अब जब यहां पर सबसे ज्यादा क्यों, क्योंकि भाई यहां पर जो पेड़, जैसे आप ये देखोगे, कभी आप, मुझे नहीं पता कि आप उत्तराखंड घूमने गए कि नहीं गए, राजाजी नेशनल पार्क कभी घूमने गए हैं कि नहीं गए, तो जंगलों की सफाई होने से सफाई करके उनके पत्तों को जला दिया जाता है ताकि जंगल में आग ना फैले। और जून में हमारे यहां पर भयंकर गर्मी पड़ती है, और उस भयंकर गर्मी के कारण जब दिन में पहाड़ अच्छे खासे गर्म होते हैं, तो देयर इज अ हाई चांस कि उत्तराखंड में आग लग जाए, जो कि अभी लगी भी थी। ठीक है, तो उत्तराखंड में यहां पर अगर आप देखोगे, छत्तीसगढ़ देखोगे, कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर आग लगने की घटनाएं ज्यादा हो सकती हैं। ठीक है, तो ओवरऑल इतनी घटनाएं अभी आज तक हमें देखने को मिली हैं वाइल्ड फायर की। भारत की जो भी अब मैं आपको बताऊं वो ऑथेंटिक बताऊं, ताकि आपको इन फ्यूचर काम आए वो। तो भारत की जो वन स्थिति रिपोर्ट है वो ये कहती है कि देश के कुल 36% वन ऐसे हैं जहां पर आग लगने की घटना हो सकती है, उनको संवेदनशील माना जाता है। और ये समय जो है वो जून से नवंबर का, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट कह रही है, इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट कह रही है। ठीक है, और उसमें से भी अधिक, सबसे अधिक संवेदनशील लगभग 7.85% है। ठीक है, वेरी हाई। और एरिया अगर आप देखोगे तो यहां पर उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश ऐसे राज्य हैं जहां पर 50% घटनाएं हमें पिछले 5 साल में 2019 से 24 में देखने को मिली हैं। अदरवाइज उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड ये राज्य ऐसे हैं जहां पर अधिक घटनाएं सीजनली हमें देखने को मिलती हैं। तो कोशिश कीजिएगा इस सवाल को सॉल्व करने की। ठीक है, हाँ आफरीन, प्रवीण, आपके अलावा एक और आफरीन है। ठीक है, उसकी बात मैं कर रहा था। सेकेंड आर्टिकल जो है, दिस इज रिलेटेड टू द फॉरेस्ट गवर्नेंस। इसमें हुआ क्या है कि हर कम्युनिटी के कुछ राइट्स होते हैं, जिसको हम कह रहे हैं कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट, कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट हम जिसको कह रहे हैं। ठीक है, इसमें हुआ क्या है कि जो छत्तीसगढ़ का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या कर रहा है कि यहां पर जो आदिवासी हैं उनके अधिकारों के लिए वी कैन से कि भाई वो अपने आप को क्या घोषित कर रहा है, छत्तीसगढ़ वन विभाग अपने आप को वन अधिकारी अधिनियम 2006 के तहत खुद को सामुदायिक वन संसाधन के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी घोषित कर रहा है। जबकि इसकी जगह पर होता कौन है, ग्राम सभा, ग्राम सभा होती है। तो इसका मतलब देयर इज अ क्लियर वायलेशन ऑफ लॉ, देयर इज अ क्लियर वायलेशन ऑफ लॉ। ठीक है, अब ये क्या प्रावधान है आइए जानते हैं। एफआरए के अनुसार, यानी कि फॉरेस्ट राइट एक्ट, वन के अधिकार अधिनियम के तहत, ठीक है, ठीक है, वन अधिकार अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम सभा ही एकमात्र वैधानिक संस्था है जो कि
कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट के प्रबंधन का, सामुदायिक वन अधिकार के प्रबंधन का अधिकार रखती है, ना कि कोई नोडल एजेंसी के रूप में छत्तीसगढ़ का वन विभाग। ठीक है, आफरीन ये केवल आपके लिए नहीं था, ये सबके लिए है। जो भी हिंदी माध्यम के बच्चे हैं, जो भी इस क्लास को देख रहे हैं, उन सबके लिए ये है, उन सबके लिए है ये, केवल आपके लिए नहीं है। कि अगर आपको बेसिक इंग्लिश भी नहीं आती है तो आप अपना समय वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये अगर आएगा तो ये आपको फ्यूचर में सीखनी पड़ेगी, तो अभी ही सीख लो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गए? तो यहां पर अगर हम देखें तो फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत ग्राम सभा ही एकमात्र ऐसी वैधानिक संस्था है जो कि सीएफआर यानी कि कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट, सामुदायिक वन अधिकार जो है उनके लिए नोडल एजेंसी है, ना कि छत्तीसगढ़ का वन विभाग। ठीक है, वन विभाग ने ग्राम सभा की स्थानीय रूप से विकसित प्रबंधन योजनाओं को दरकिनार किया है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित एक मॉडल योजना को अनिवार्य करने की कोशिश की है, जबकि इसका कोई भी कानूनी प्रावधान नहीं है। तो देयर इज अ क्लियर वायलेशन ऑफ लॉ। ठीक है, क्लियर वायलेशन ऑफ लॉ। अब इशू क्या है वन प्रबंधन में? सबसे पहला इशू तो यह है कि आदिवासी लोग बड़े ही आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से बड़े ही कमजोर हैं। उनको अपने राइट के बारे में नहीं पता, उनके पास आर्थिक सुविधाएं नहीं है, उनके पास वकील नहीं है जो उनकी बात न्यायालय के समक्ष रख सके। और जब अगर ऐसा नहीं है तो उन लोगों को अपने रास्ते से हटाना बड़ा आसान हो जाता है, ना आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं कि आज भी औपनिवेशिक विरासत की तरह मान रहे हैं उनको, कि भाई वन प्रबंधन अभी भी ब्रिटिश काल की लकड़ी केंद्रित सोच पर आधारित है, ना कि वन प्रबंधन पर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर, और वन में रहने वाले लोगों का जो कौशल है, जो ज्ञान है, उसकी सततता को लेकर कोई जानकारी नहीं, आज भी लकड़ी केंद्रित सोच पर आधारित है। अब यहां पर टॉप डाउन कार्य योजना, वन विभाग अभी भी राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता पर आधारित है, केंद्रित और नौकरशाही नियंत्रण वाली योजनाओं पर निर्भर है। स्थानीय पारिस्थितिकी और आजीविका की आवश्यकताओं को वो क्या करता है, उसको ज्यादातर नजरअंदाज करता है। ठीक है, नजरअंदाज करता है। दिस इज द इशू। ठीक है, एफआरए के बावजूद वन विभाग ग्राम सभाओं के अधिकार सौंपने से बचता है, ग्राम सभा को साइड करता है। मैंने क्या बताया, आर्थिक शैक्षिक कारण है, आर्थिक कारण है, एजुकेशन नहीं है, पैसा नहीं है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उतना अच्छा नहीं है, लेकिन वो लोग वन को अपनी भूमि, अपने बिल्कुल वन में रहते हैं, पूरा जीवन यापन करते हैं, उस वन में अपने उसको मां समझते हैं, बहुत अच्छे से उसका ख्याल रखते हैं, जानवर भी उन पर हमला नहीं करते, पता है आपको। इस तरीके से वो पर्यावरण के साथ, इन्वायरमेंट के साथ घुल मिल जाते हैं, लेकिन ये लोग उन्हें जानबूझकर डेवलपमेंट के नाम पर वहां से निकालते हैं। भारत में 10,000 से अधिक ग्राम सभाओं को सीएफआरआर के अधिकार हैं, पत्र मिल चुके हैं, लेकिन 1000 से भी कम प्रबंधन योजना ने अभी तक तैयार की है। वन विभाग अक्सर दावे लटकाता है, शीर्षक रद्द करता है, धन रोकता है, सामुदायिक योजनाओं को अस्वीकार करता है। ठीक है, और ऐसे में मैं आपको बता देता हूं कि ये जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग हैं, इनकी इंपोर्टेंस बढ़ जाती है। इनकी इंपोर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है बिकॉज दे आर द ओनली वन हु सस्टेन द फॉरेस्ट, एंटायर फॉरेस्ट इकोसिस्टम, एंटायर फॉरेस्ट इकोसिस्टम को वो सस्टेन किए हुए हैं। उनके पास जो बेसिक नॉलेज है, जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, वो आज भी किसी के पास, स्पेशली फॉरेस्ट विभाग की जब मैं बात कर रहा हूं तो उनके पास नहीं है। दैट्स वाई दे आर द इंपॉर्टेंट फॉर द फॉरेस्ट इकोलॉजी, बट द इश्यू इज दैट दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग एज इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग नहीं है उतने, एजुकेशनल बैकवर्डनेस है,
इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है। दैट्स वाई द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ डिफरेंट स्टेट्स वायलेट द राइट्स ऑफ दैट फॉरेस्ट डेवलपर्स, ठीक है, ड्वेलर्स, ठीक है। अब क्या क्या उनके राइट्स हैं, आइए उन राइट्स के बारे में आपको मैं कुछ चर्चाएं करवा देता हूं। सबसे पहला फॉरेस्ट राइट एक्ट अंडर 2006, ये 2006 में आया। तो जो भी बंदा या जो भी परिवार 13 दिसंबर 2005 से पहले पहले जंगल में रह रहा है, या तो वो शेड्यूल्ड ट्राइब है या फिर अदर ट्राइबल फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, उनको यहां पर भूमि मिल जाएगी, लेकिन 4 एकड़ से ज्यादा, 4 हेक्टेयर से ज्यादा नहीं मिलेगी, 4 हेक्टेयर से ज्यादा नहीं मिलेगी। और यह भूमि केवल और केवल अपने लालन पालन पोषण के लिए है, यह भूमि बेचने के लिए नहीं है और या किसी और को ट्रांसफर करने के लिए नहीं है। पहला राइट तो यह है वहां का। बहुत आसान लेमन लैंग्वेज में मैं आपको समझा रहा हूं। फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत जो भी शेड्यूल्ड ट्राइब है, अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, उनके ये राइट्स हैं कि भाई 13 दिसंबर 2005 से पहले पहले अगर वो परिवार उस वन क्षेत्र में रह रहा है तो उसको अधिकार है कि अपने लालन पालन के लिए, अपने पोषण के लिए 4 हेक्टेयर तक की जमीन को जोत सकता है, बो सकता है, फसल उगा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट द लैंड इज नॉट सेलेबल, लैंड इज नॉट ट्रांसफरेबल टू अनदर पर्सन। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पवन आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। नहीं आ रहा तो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। मैं कह रहा हूं दोबारा से सबके लिए कॉमन है, अगर इतना बेसिक भी नहीं आ रहा है तो कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है। यस प्लीज ब्लॉक पवन, टेक्निकल टीम प्लीज ब्लॉक पवन, ठीक है। यस और बताइए, और किसको समस्या है, अभी क्लियर कर देते सबकी समस्या। अब ये एक एक पॉइंट मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूं, एक एक पॉइंट आपको बता रहा हूं, तो आई थिंक हाँ, ये जो पवन नाम का लड़का है ब्लॉक कर दीजिए, इसे परमानेंट ब्लॉक कर दीजिए, इस वाले बैच में है, ठीक है। और बताओ भाई, और किसको समस्या है। हम्म, कर दिया परमानेंट, ठीक है। चलो चलो, दूसरा ये है कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट, मतलब समुदाय के क्या अधिकार हैं, समुदाय के क्या अधिकार हैं। समुदाय का अधिकार ये है कि जंगल में जैसे जो बांस है, बेम्बू, हनी यानी कि शहद, तेंदू के पत्ते, ठीक है, जो भी छोटे छोटे उत्पाद हैं उनको आप इकट्ठा कर सकते हो और इकट्ठा करके मार्केट में बेच सकते हो, अपना जीवन यापन कर सकते हो। ये समुदाय के अधिकार है, किसके तहत, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के तहत, ठीक है। कम्युनिटी के और क्या राइट्स हैं भाई, यहां पर रीजनरेट, कंजर्व, मैनेज फॉरेस्ट ट्रेडिशनली, मतलब सिंपल सी बात यह है कि जो फॉरेस्ट है उसको क्या कर सकते हैं, ट्रेडिशनल तरीके से, जो पुराने पारंपरिक तरीके हैं उनसे क्या कर सकते हैं, उसको संरक्षित कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। और इसको मैनेज किसके द्वारा किया जाएगा, इसका प्रबंधन किसके द्वारा किया जाएगा, ग्राम सभा के द्वारा किया जाएगा, ठीक है जी। पीवीटीजी क्या होते हैं, विशेष रूप से कमजोर समूह होते हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, ठीक है। इनको अधिकार है फॉरेस्ट में वाटर ग्रेजिंग, छोटे छोटे कुछ अपने पेड़ पौधे उगाना, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। कल्चरल राइट्स क्या है, सिंपल सी बात है कि भाई जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कि बौद्धिक संपदा, मतलब कि उनका कुछ पर्टिकुलर, उनको कुछ अगर आता है तो वो भी हम क्या कर सकते हैं, उसके बारे में वहां पर, ठीक है। अब नहीं आएगा, वंदना मौर्य अब नहीं आएगा सर, अध्ययन भेज, कोई बात नहीं। तो यहां पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ट्रेडिशनल नॉलेज, जो उनका पारंपरिक ज्ञान है उसको संजो के रख सकते हैं, इसका भी अधिकार है, ठीक है, ठीक है। चलो
यही चीजें अब मैंने हिंदी में लिखी हुई है यहां पर सारी की सारी, बस आपको बताने के लिए मैंने वहां पर वो वर्ड यूज किए हैं। तो जिनको सब्र नहीं होता है वो क्लास फिर रिकॉर्डेड देख लिया करें, लाइव नहीं, है ना, क्योंकि मैं हर चीज आपको एक एक पॉइंट में आपको क्लियरली बताता हूं, क्योंकि इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल एज द ड्यूटी कि यू गाइज फ्रॉम माई साइड, यू गाइज यू हैव टू बी अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग क्लियरली। आपको वो सब समझ में आना चाहिए। दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई एम एक्चुअली डूइंग द माई मतलब बेसिकली द राइट थिंग्स फॉर यू गाइज, ताकि आप अच्छे से करें। देखो मेंस का क्वेश्चन भी मैंने अलग से दिया, ठीक है, समझ गए। चलो अगला, अब ये आर्टिकल्स आते ही इंग्लिश में है। द हिंदू को आप फोन करके रिक्वेस्ट करके बोलो कि हिंदी में आए, द हिंदू हिंदी में आ ही नहीं सकता, द हिंदू हिंदी में आता ही नहीं है। मैं जितने भी यूपीएससी के एस्पिरेंट है, आई स्ट्रांगली रिकमेंड द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस ओनली। इन दोनों अखबारों के अलावा कोई अखबार पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई भी बच्चा दैनिक जागरण पढ़ रहा है तो वो मूर्खता कर रहा है, मूर्खता, कि मैं दैनिक जागरण पढ़ रहा हूं, मजा आ गया सर। वो अपने आप को अपना समय वेस्ट कर रहा है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और अगर मैं क्लास में कुछ इंग्लिश वर्ड्स यूज कर रहा हूं तो इट्स इंप्रूव योर इंग्लिश एज वेल, ठीक है, आपकी इंग्लिश को भी वो इंप्रूव करता है। लर्निंग इज अ टू वे थिंग, दोनों सीखते हैं हम एक दूसरे से, है ना। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एनी आर्टिकल इन इंग्लिश, सो इट इज अगेन बेनिफिट यू गाइज एज वेल, ठीक है। सो आई ऑल्सो कवर द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस, 6 PM पर मेरी क्लास आती है KGSIS हिंदी पर, ठीक है। चलो, तो हुआ क्या है, इसका कंटेक्स्ट मैंने बता दिया था। संदर्भ क्या है, संदर्भ क्या है इसका, संदर्भ यह है कि भाई 5 साल पहले हमने रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट कर दिया, ठीक है। नहीं, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है गरिमा। मैं इसको पूरी तरीके से खंडन कर रहा हूं इस बात का। अगर ऐसा वो कह रहे हैं तो बिल्कुल गलत कह रहे हैं, पूरी तरीके से खंडन करता हूं। आपको फिर भी पढ़ना है तो मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, खूब पढ़िए, जितना मन करे उतना पढ़िए, बट एट द एंड यू बेसिकली आपको उसका कोई भी आउटपुट नहीं मिलने वाला है। गरिमा, मैं बहुत ही एकदम ईमानदारी से कह रहा हूं आपको, ठीक है। और कोई अगर ऐसा कह रहा है, आई थिंक दे ही एंड सी विल मिसगाइड यू, ठीक है। इवन आई डोंट नो ही और सी विल ऑलरेडी नो अबाउट दैट थिंग और नॉट, ठीक है गरिमा, ठीक है। चलो चलिए, तो यहां पर क्या हुआ है कि हमने समय से पहले अपना 50% टारगेट जो है रिन्यूएबल एनर्जी का, वो 5 साल पहले ही पूरा कर लिया है, जबकि हमें करना था 2030 में, ठीक है। इसके अलावा इफ समवन टेल यू कि दैनिक जागरण पढ़ो अच्छा होता है, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं ही एंड सी विल मिसगाइड यू। मुझे तो उन पे भी डाउट है, क्या पता उनको पता है कि नहीं पता है, ठीक है, क्या पता है कि उनको नहीं पता है, आई डोंट नो, ठीक है, कि वास्तव में उनको पता भी है कि दैनिक जागरण में कुछ नहीं आ रहा है, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस ही काम के हैं। कौन सा सिविल सर्वेंट है जो दैनिक जागरण पढ़ता होगा, आप मुझे ये बता दो। कौन सा यूपीएससी का बोर्ड है जो दैनिक जागरण उठाता होगा, ये बता दो। भाई मैं द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस बोल तो रहा हूं, ठीक है, अब भी समझ में नहीं आ रहा मनीषा, मानसी, ठीक है। फोकस एरिया कौन कौन से हैं, आइए बात करते हैं। ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति स्वच्छ बिजली खपत को दोगुना करना, विकेंद्रित नवीकरणीय प्रणाली और ऊर्जा कुशल उपकरणों को बढ़ावा देना, मजबूत डिजिटल रूप से एकीकृत ग्रिड का निर्माण, बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली, पंप हाइड्रो स्टोरेज के बड़े स्तर पर तैनात करना। इन सब के कारणों की वजह से नवीकरणीय ऊर्जा को हम की प्राप्ति कर पाए हैं, ठीक है।
इसके बाद सौर पैनल, पवन टरबाइन ब्लेड, बैटरियों के जीवन चक्र में सर्कुलरिटी को बढ़ावा देना, यानी सामग्री का जिम्मेदार और सतत उपयोग, है ना। और सरकार का लक्ष्य भी था कि 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म से आना चाहिए और 2070 तक नेट जीरो। जैसे हमारे पंचामृत क्या है, पंचामृत पता है? चलो हिंदी में पूछ रहा हूं, पंचामृत बता दो। नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस भी हैं, यही एक ही बात है दोनों। बताओ पंचामृत कौन कौन से हैं? जैसे पहला पंचामृत मैंने बता दिया, 500 गीगावाट बाई 2030, किससे? गैर जीवाश्म से, नॉन फॉसिल फ्यूल। दूसरा 2070 तक नेट जीरो। और 2 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड एडिशनल सिंक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नहीं पता है? चौथा और पांचवा क्या है? अगर आपको ये नहीं पता है तो बड़ी संशय की बात है, बड़ी क्वेश्चन मार्क की बात है, ठीक है, पता होना चाहिए। तो हमने इसको पहले ही प्राप्त किया है। इसके लिए सरकार ने क्या क्या स्कीम चलाई है? सरकार के क्या प्रयास रहे हैं इसके लिए? जैसे मैं बता देता हूं, कुसुम योजना, सरकार ने कुसुम योजना चलाई, सोलर रूफ, ठीक है, रूफटॉप सोलर पैनल लगवाना और उस पर सब्सिडी देना, ठीक है, सरकार ने ये किया। सौर पंप लगवाए सरकार ने सौर पंप लगवाए हैं। इसके लिए सरकार जो है कोशिश कर रही है सब्सिडी देने की सोलर पैनल पर, ठीक है। सरकार ने एक स्कीम भी चलाई है इसके लिए, सरकार ने एक स्कीम भी चलाई है। इसमें है कि, अरे कौन सी स्कीम है वो जिसमें अभी अभी रिसेंट में चलाई है? कौन सी स्कीम है वो? अरे जिसमें 300 यूनिट बचानी है, जिसमें 300 यूनिट सेव करनी है। एक स्कीम चलाई है ना सरकार ने अभी, 300 यूनिट जिसमें बचानी है, 300 यूनिट बचानी है। क्या है उस स्कीम का नाम? पीएम सूर्य घर योजना। तो सरकार ने सब प्रयास किए हैं तब ऐसा हुआ है, ठीक है। मुफ्त सूर्य घर, मुफ्त बिजली योजना, मुफ्त बिजली योजना, ठीक है। तो ये सवाल एक्चुअली यूपीएससी ने पूछा था, जिसको मैं अध्ययन बैच में लिखवाऊंगा कि क्या आपके विचार में 50% का जो टारगेट है वो हम पूरा कर लेंगे समय से पहले, 2030 से पहले? तो बिल्कुल हाँ, करा है हमने भाई, है ना। चलो, अफगानिस्तान के लीडर्स के खिलाफ, क्योंकि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बेस पर आईसीसी ने अरेस्ट वारंट निकाला है, तो हमें आईसीसी के बारे में जानना है। अब बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा एकदम तुरंत बावले हो जाएंगे, सर ये तो इंग्लिश में लिखा है। अरे चचा, हिंदी में भी है, ठीक है। रोम संविधि में मानवता के खिलाफ अपराधों की सबसे व्यापक सूची शामिल है। मानवता के खिलाफ अपराध ये है, जैसे हत्या करना, नरसंहार करना, गुलामी, जबरन, बलात्कार, यौन दास्ता। इन सब का कौन ख्याल रखता है? कि भाई आईसीसी इस बात का ख्याल रखता है कि इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी
क्राइम अगर होता है बड़े लेवल पर, जैसे कि यौन दास्ता हो गया, बलात्कार जैसी घटनाएं, बड़ी मतलब घटनाएं, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो आईसीसी उस पर काम करता है। तो आईसीसी केवल विशेष परिस्थितियों में ही अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है। कौन कौन से अधिकार हैं? भौगोलिक या राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार, यदि अपराध किसी राज्य पक्ष के क्षेत्र में हुआ है, मान लो कोई मेंबर है आईसीसी का और उस क्षेत्र में कोई भी बड़ा ऐसा अपराध हो जाता है जो इंटरनेशनल लेवल पर ख्याति पाता है, तो आईसीसी वारंट निकाल लेती है। राज्य पक्ष के किसी नागरिक के द्वारा किया गया है तो भी ऐसा होता है। यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा आईसीसी को कोई मामला सौंपा जाए तब भी उस पर संज्ञान ले सकता है। ठीक है, यदि कोई अपराध ऐसे देश में हुआ है जो आईसीसी का सदस्य नहीं है तो भी यूएनएससी आईसीसी को वो मैटर सौंप सकती है। स्वेच्छा से आईसीसी का क्षेत्र अधिकार स्वीकार करना, कोई सदस्य देश नहीं है मान लो आईसीसी का, और ये घोषणा कर देता औपचारिक रूप से कि आईसीसी के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार करा है मैंने, तो उस मामले पर संज्ञान ले सकती है। अब इस पे प्रीलिम्स का सवाल बनेगा। सवाल यह बनेगा कि प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है। इसका मतलब यह होता है कि भाई यानी यह राष्ट्रीय न्यायालयों का स्थान नहीं लेता है बल्कि उन्हें पूरक करता है। किसी भी राष्ट्र न्यायालय में मान लो कि ऐसा नहीं है कि भारत में आके, भारत तो खैर आईसीसी का सदस्य भी नहीं है, लेकिन भारत में आके ये नहीं कह सकता ये कि ये करना है, हमें आपके जुडिक्शन पर भरोसा नहीं है, मैं ये करूंगा, मतलब मैं न्यायपालिका के मामले में हस्तक्षेप करूंगा, वो नहीं कर सकता। ये इतनी औकात नहीं है इसकी। यदि किसी देश का न्याय प्रणाली स्वयं मुकदमा चलाने के लिए आईसीसी के समक्ष जाती है तो आईसीसी हस्तक्षेप करता है, अदरवाइज नहीं करता है। तो ये सवाल जो है आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इंडिया इज नॉट अ मेंबर, इजराइल इज नॉट अ मेंबर, चाइना इज नॉट अ मेंबर। ठीक है, ये मैंने लिखा भी है, मेंशन भी किया है मैंने कहीं पर। यहां पर देखोगे ना आईसीसी, तो इंडिया इज नॉट अ पार्टी। ठीक है, चलो स्टारलिंक के बारे में जानते हैं, इस माइंड मैप के थ्रू समझ लेंगे। सर वाइस प्रेसिडेंट इस्तीफा क्यों दिए? देखो यार, अब दिए तो अपनी हेल्थ की वजह से हैं, ये मुझे पता है। बाकी जब मैं जीवन में उनसे मिलूंगा कभी तो मैं उनसे पूछ लूंगा कि इंद्रजीत चौरसिया साहब ने मुझसे ही पूछा है कि आखिर आपने क्यों इस्तीफा दिया। लोग बाहर इसका बहुत ही अलग तरीके से ले रहे हैं इस बात को, इंद्रजीत को भी इसके बारे में कम पता है। आप मुझे बता देते तो मैं क्लास में इंद्रजीत को समझा दूंगा, इंद्रजीत को, तो वो कहेंगे कि ठीक है, तब वो बता देंगे तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, स्टारलिंक क्यों न्यूज में है? क्योंकि स्टारलिंक को स्पेस एक्स के द्वारा, जो स्पेस एक्स का स्टारलिंक है उसको यहां पर क्या है बेसिकली हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड ये कराता है, और इसको यहां पर अलाउ कर दिया गया है। फाइनली इंडिया में स्टारलिंक कब आएगा? लो अर्थ ऑर्बिट में रहता है 300 से 1200 किलोमीटर की ऊंचाई पर उपग्रह। ठीक है, आयु, औसत आयु 5 वर्ष एक सैटेलाइट की, लगभग 7,500 से ज्यादा सैटेलाइट काम करते हैं। लाभ क्या है? लो लेटेंसी है, मतलब आपने क्लिक किया तुरंत आपके सामने डेटा। बेहतर दक्षता, डिजिटल डिवाइड को पाटना, मतलब हर जगह दूरस्थ स्थानों पर भी डेटा पहुंचेगा, इंटरनेट पहुंचेगा, आपातकालीन स्थितियों में उपयोग किया जाएगा। फीचर क्या है? स्वत चालित टकराव परिहार प्रणाली, मतलब जितनी भी सैटेलाइट्स हैं वो आपस में टकराएंगी नहीं, ये है इसका मतलब। ठीक है, प्रणोदन प्रणाली स्वयं की है। लाइफ एंड मैकेनिज्म, जैसे सैटेलाइट की लाइफ खत्म होगी खुद ही भस्म हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। इशू क्या है? बहुत महंगा है। स्केलेबिलिटी, हर कोई एक्सेस नहीं कर सकता। शहरी क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा कम, मौसम की बाधा एक बहुत बड़ा इशू है, और प्राइवेसी, हमारा जो डेटा यहां पर जाएगा वो। लेकिन हमारा सबसे अच्छी बात यह है कि एयरटेल और जियो इतना सस्ता है उसके मुकाबले इसका पर मंथ चार्जेस 10,000 रुपए हैं ठीक है, और हमारे यहां पर 999 रुपए, 699 रुपए, 799 ठीक है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टारलिंक कामयाब भारत में होगा नहीं अगर ये चार्जेस रहे तो उसके, ठीक है। समझ गए? चलो, कार्बन क्रेडिट स्कीम के बारे में आपको समझाता हूं। सबसे पहले समझो कि कार्बन क्रेडिट क्या है। कोई बताएगा मुझे क्या है कार्बन क्रेडिट? सिंपल सी बात यह है कि ये किसी भाई साहब ने कंपनी चलाई और यहां पर ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कर दिया, एमिशन कर दिया ज्यादा। ये मैं हूं जो नेचर के साथ रहता हूं और मैंने बहुत ज्यादा पेड़ वेड़ उगा दिए, बढ़िया, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, गवर्नमेंट इससे बोलेगी कि कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट लेके आ, ट्रिपल सी, कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट लेके आ। तो ये मेरे पास, क्योंकि मेरे पास तो रहेगा कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट, क्यों? क्योंकि मैंने तो ये पेड़ वेड़ उगाए हैं यहां पर। तो ये मुझे पैसा देगा, बदले में कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट ले लेगा, सरकार को दिखा देगा कि लो, ले आया मैं। इससे मुझे क्या फायदा हुआ कि भाई मैंने पेड़ पौधा उगाया, उसका पैसा मुझे मिला, इसको ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की वो मिली, सरकार को भी कुछ ना कुछ पैसा यहां से जाएगा, ठीक है। तो यही है और इसके अलावा इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है। इस स्कीम को आगे भविष्य में लॉन्च किया जाएगा, जहां पर सरकार क्या करेगी, कार्बन क्रेडिट को, बड़ी बड़ी कंपनियां कार्बन क्रेडिट को खरीदेंगी, ठीक है। समझ गए? नीड टू प्रोटेक्ट इंडियाज लिंग्विस्टिक सेकुलरिज्म। हुआ क्या है, महाराष्ट्र में मराठी बोलो, महाराष्ट्र में मराठी बोलो, अदरवाइज तो आपको मारा जाएगा, पीटा जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि इंडिया में जो सेकुलरिज्म है वो कॉन्स्टिट्यूशन में तो जोड़ा गया था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 42 1976 के थ्रू। बट इंडिया पहले से ही अपने नेचर में सेकुलर कंट्री है और इसका जो सेकुलरिज्म है, धर्मनिरपेक्षतावाद केवल धर्म तक शामिल नहीं है, भाषा तक भी रीच करता है। अगर ऐसा होता कि भारत में ये जरूरत पड़ती, ये बात सच है कि भारत के जो स्टेट्स हैं, स्पेशली सदर्न स्टेट, वो अपनी भाषा के आधार पर उनका गठन हुआ है। लेकिन अगर ऐसा होता कि केवल एक भाषा पूरे भारत को जोड़ रही होती, तो मैं आपको बता देता हूं कि पाकिस्तान एक मुल्क होता आज, क्योंकि वहां की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज है, वो उर्दू है, लेकिन बलूचिस्तान अलग होने की बात करता है। श्रीलंका में अगर आप देखोगे तो अगेन एक कॉमन लैंग्वेज है, लेकिन श्रीलंका में सिहेली जो समुदाय है वो अलग होने की बात करता है। तो भाषा कभी भी किसी स्टेट को, किसी राज्य को अखंड नहीं कर सकती। खुद अशोक के टाइम में अशोक खरोष्टी लिपि में, इधर दूसरी लिपि में, अलग अरेबिक लिपि में, अलग अलग लिपि में अपने अलग अलग जो उपदेश थे उनको चारों ओर फैलाता था। उसने भी कभी एक राष्ट्र एक भाषा का सिद्धांत लागू नहीं किया था। तो केवल कुछ राजनीतिक मूर्ख व्यक्ति यहां पर आते हैं और आने के बाद ये कहते हैं कि महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलनी पड़ेगी। और कल को हरियाणा में आप आओगे, भाई अखंड भारत है, अखंड भारत एक मतलब फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, आप कहीं भी जा सकते हैं, स्वतंत्र है, जब तक कि आसपा वगैरह ना लगा हो, ठीक है। कोई अच्छा व्यापार कर सकते हैं, कहीं पर कमाने के लिए जा सकते हैं। देयर इज नो नीड कि महाराष्ट्र की हमें ये चाहिए, महाराष्ट्र का हमें भाई सिटीजनशिप लेना पड़ेगा, ऐसा कोई मैटर नहीं है। आर्टिकल 1 अप्लाई होता है, बट आप किसी को ये नहीं कह सकते। क्यों? महाराष्ट्र के लोग बाहर नहीं रह रहे क्या? महाराष्ट्र के लोग खूब बेंगलोर में रहते हैं, महाराष्ट्र के लोग खूब गुड़गांव में रहते हैं। कल को हरियाणा वाले लोग उसको पकड़ के सबको बोले कि यहां रहना है तो हरियाणवी बोल, है ना, अरे रहना है तो हरियाणवी बोलेगा, नहीं ते कूट दिया जाएगा। अगर ऐसे बोलने लग गए तो क्या होगा वहां पर? लेकिन कुछ राजनीतिक उद्देश्य, कुछ राजनीतिक मूर्ख लोग जो है, बिकॉज वो एकदम जाहिल है, उनको पता ही नहीं है कि राष्ट्र केवल किसी भाषा के आधार पर नहीं चलता है, ठीक है। ऐसा होता तो 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेज इंक्लूड है। यूपीएससी का एग्जाम भी किसी एक पर्टिकुलर भाषा में नहीं होता है, ठीक है, समझ रहे हो? तो यहां पर
ये बात ठीक है कि ज्यादातर स्टेट हिंदी बोल रहे हैं, मेजॉरिटी हिंदी है, बहुत सारी अलग अलग सबसेक्ट नॉलेज लैंग्वेज को भी हमने इंक्लूड कर लिया, वो ठीक है। बट कोई भी स्टेट, हमारी पहचान है, भारत की पहचान है, भारत की जो विविधता है वो उसकी पहचान है, ठीक है, तो उसको आप हार्म नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो देयर इज अ 270 मदर टंग। आप किस किस को रोकोगे सर, आप किस किस को रोकोगे? और कल को आप दिल्ली आके बताओ, अगर ना आपको पकड़ के हमने बोला कि भैया हिंदी बोलो, हम बताते हैं आपको। अब वहां पर दूसरे स्टेट से जाने वाले लोगों को मार रहे हैं। दिस इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज अगेंस्ट द लॉ, और आप इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं सर। जब मैं एक राष्ट्र एक भाषा की बात कर रहा था आपके साथ, तो आई नेवर सपोर्ट वन नेशन वन लैंग्वेज, और आपको भी नहीं करना है वो, बिकॉज दिस इज अगेंस्ट द फेडरलिज्म, दिस इज अगेंस्ट द फेडरल सिस्टम ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये कल को बिहार के लोग गए तो आप बोलोगे मराठी बोलो, यूपी के लोग गए बोलोगे मराठी बोलो, तो आप इधर अगर यहां के जो लोग हैं उनके साथ हमने ऐसा किया, देन so again this is against the Indian federalism, Indian constitution law, this is against our linguistic secularism spirit, ठीक है। तो ये आपको देखना है। सो these are the things from my side। ये हैं आपके सारे के सारे आर्टिकल्स जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किए। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज क्लास, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। किसी को कुछ बात करनी है तो बताइए, अदरवाइज आई एम गोइंग टू वाइंड अप दिस क्लास। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद। मिलते हैं कल 6 बजे वाली क्लास में और मेरे अध्ययन बैच में। जय हिंद।